1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। बहुत भयानक लड़ाई थी, लाखों लोग मारे गए, यूरोप बर्बाद हो गया। युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म करने के लिए वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। जर्मनी को भारी भरकम हर्जाना देना पड़ा। जर्मनी ने अपना इलाका भी खो दिया और उसकी सेना पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। इस संधि के कारण जर्मनी में नाराजगी और आर्थिक तंगी पैदा हो गई। इसी गुस्से और अस्थिरता ने नात्सीवाद जैसे उग्र विचारों को बढ़ावा दिया। दुनिया शांति और स्थिरता चाहती थी। राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसका लक्ष्य था भविष्य में युद्धों को रोकना। लेकिन राष्ट्र संघ कमजोर था। उसके पास अपने फैसलों को लागू करने की ताकत नहीं थी। युद्ध में एक अहम खिलाड़ी अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल ही नहीं हुआ। इससे संगठन और कमजोर हो गया। भविष्य के संघर्ष के बीज बोए जा चुके थे। जर्मनी में एक करिश्माई नेता उभरा, एडोल्फ हिटलर। वह एक जबरदस्त वक्ता था। वह जर्मन लोगों के गुस्से और निराशा का फायदा उठाता था। हिटलर ने नाजी पार्टी का नेतृत्व किया। नाजी एक अति दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था। वे उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद और यहूदी विरोध को बढ़ावा देते थे। हिटलर ने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को जिम्मेदार ठहराया। नाजियों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जर्मनी महामुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। लोग बदलाव के लिए बेताब थे। हिटलर ने जर्मनी को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने का वादा किया। उसने वर्साय की संधि को पलटने का वादा किया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने जल्दी से अपनी शक्ति मजबूत कर ली। उसने एक सर्वसत्तावादी राज्य स्थापित किया। उसने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया। 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में आई गिरावट ने दुनिया भर में आर्थिक मंदी शुरू कर दी। इसे महामंदी के नाम से जाना गया। इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। दुनिया भर के देशों को उच्च बेरोजगारी, बैंकों के दिवालिया होने और व्यापक गरीबी का सामना करना पड़ा। महामंदी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर पड़ा। देश अपने अंदर की तरफ देखने लगे। उन्होंने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई। देशों के बीच तनाव बढ़ गया। आर्थिक उथल पुथल ने उग्रवादी आंदोलनों के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। लोग हिटलर जैसे नेताओं द्वारा दिए गए कट्टरपंथी समाधानों के वादों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। जापान पहले विश्व युद्ध से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थीं। जापान एशिया में अपने प्रभाव और क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जो उत्तर पूर्वी चीन का एक क्षेत्र था। यह आक्रामकता का पहला खुला कार्य था, जिससे दूसरा विश्व युद्ध हुआ। राष्ट्र संघ ने जापान की कार्रवाई की निंदा की। हालांकि जापान राष्ट्र संघ से हट गया। उसने अपनी विस्तारवादी नीतियां जारी रखी। जापान के सैन्य नेता हक्को इचियो की अवधारणा में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है एक छत के नीचे दुनिया के 8 कोने। इस विचारधारा ने एशिया में प्रभुत्व की जापान की इच्छा को हवा दी। भाग 5। तूफान टूट पड़ा। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। आक्रामकता के इस कृत्य ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। जर्मनी का आक्रमण तेज और क्रूर था। उसने एक नई सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे ब्लिट्जक्रेग या बिजली युद्ध कहा जाता है। इसमें टैंकों, विमानों और पैदल सेना का तेजी से समन्वय शामिल था। पोलैंड जल्दी ही हार गया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की रक्षा के लिए संधियों से बंधे जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। यह संघर्ष यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा और अंततः एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल जाएगा। यह मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध बन जाएगा। भाग 6। बदनामी का दिन। पर्ल हार्बर और युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। युद्ध के पहले 2 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहा। हालांकि उसने ग्रेट ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को सामग्री सहायता प्रदान की। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिकी प्रशांत बेड़े के लिए एक विनाशकारी झटका था। इसने 2400 से ज्यादा अमेरिकियों को मार डाला और कई जहाजों और विमानों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया। अगले दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की। जर्मनी और इटली, जो धुरी शक्तियों में जापान के सहयोगी थे,
ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। अमेरिका अब पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो गया था। भाग 7, ज्वार का मोड़, डी डे और यूरोप की मुक्ति। 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेना ने नॉर्मंडी, फ्रांस पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। ओवरलॉर्ड कोड नाम वाला यह ऑपरेशन, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। आक्रमण में हजारों जहाजों और विमानों ने भाग लिया। मित्र देशों की टुकड़ियों को जर्मन रक्षकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस में पैर जमा लिया और नाजी नियंत्रण से यूरोप को मुक्त करने की लंबी और खूनी प्रक्रिया शुरू की। भाग 8, परमाणु बम युद्ध का एक विवादास्पद अंत। 1945 तक जर्मनी और जापान हार के कगार पर थे। हालांकि प्रशांत क्षेत्र में युद्ध अभी भी जारी था। अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बमों ने अभूतपूर्व विनाश और जीवन का नुकसान किया। हजारों लोग तुरंत मारे गए। बाद में और भी कई लोग विकिरण विषाक्तता से मरेंगे। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की। दूसरा विश्व युद्ध आखिरकार खत्म हो गया था। भाग 9, बदली हुई दुनिया, दूसरे विश्व युद्ध की विरासत। दूसरे विश्व युद्ध का दुनिया पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 40 से 75 मिलियन मौतें हुईं, जिससे यह मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष बन गया। युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को महाशक्तियों के रूप में उभारा। इसने शीत युद्ध का मंच तैयार किया, जो 2 गुटों के बीच भू राजनीतिक तनाव का दौर था। युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र का भी गठन हुआ। इसका उद्देश्य अपने पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ से अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना था। दूसरे विश्व युद्ध का प्रौद्योगिकी, राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसकी विरासत आज भी दुनिया को आकार दे रही है।